ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 2022 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न रहने वाला है। सो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो जल्दी से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आपको बताते हैं कि आपकी एग्जाम में कैसा प्रश्न रहेगा, कौन कौन से प्रश्न रहेगा, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि हमारा बुक जो आ चुका है, यानी कि किताब मार्केट में आ चुका है, मेरे द्वारा लिखा हुआ किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं जाकर के खरीदिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। आप जो है वहां पे मार्केट में जाइएगा, डीएलएस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या फिर मंटू सर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मांगेगा ना, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपको मिल जाएगा। फिलहाल आइए हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न है और आपको पूरी तरीके से समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2022 के मॉडल पेपर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे यह विज्ञान का एक मॉडल पेपर है और आपको बता दें कि जब आप एग्जाम में बैठने जाएगा, ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं ना, आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसका जवाब आप फटाफट से अपने मन से बताने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो हम सबका उत्तर बताएंगे। यहाँ पे 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान देंगे, इस साल 110 प्रश्न पूछे जाने वाले, 80 जो होगी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। उसके बाद से 24 आपका जो होगा वह लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से मात्र आपको 12 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ध्यान देंगे, उसके बाद से 6 जो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से 3 प्रश्न ही आपको सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से पूरे 110 प्रश्न है, जिसमें से मात्र आपको 55 प्रश्न ही सॉल्व करना है। ये बात आपको ध्यान देना है, यानी कि 55 दूनी 110 होता है, तो आपको आधे प्रश्न को सॉल्व करना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके पहले बता दें कि जब आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिएगा तो सब कुछ ये पढ़ लीजिएगा, परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या निर्देश है इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने आपको सब कुछ समझा दिया है क्या। और देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने ही शब्दों में दे, है ना। तो मार्केट से जाकर के आप हमारा बुक खरीद सकते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजन से भी आप खरीद सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप सब कुछ वहां से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आपके मार्केट में नहीं आया है, या फिर एक नंबर आपको हम शो कर रहे हैं, नंबर आप देख लीजिए। अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है बुक, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, और इसका मॉडल पेपर के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा डीएलएस एजुकेशन। ध्यान से देखिए, जो चैनल का नाम है आपको वही सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ये फटाफट ये ओपन होगा इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है लिखा हुआ आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। बिल्कुल आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है। जैसे ही इस पे आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सभी चीज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मॉडल पेपर वगैरह मिल जाएगी, लेकिन एक आपको आसान तरीका बता देते हैं जहां से आप सब कुछ आप आसानी से आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट का सिंबल जो है आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 10th मॉडल पेपर डाउनलोड 2022 के लिए, यहाँ पे क्लास 12th एग्जाम 2022 के लिए, और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, है ना। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं क्लास 10th एग्जाम 2022 पे, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और आपको केवल मॉडल पेपर के लिए आपको पता करना है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगी। लेकिन मॉडल पेपर के लिए करना चाहते हैं तो केवल आपको मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने अगर ऐड वगैरह आता है तो इसे बंद कर देना है, और आपके सामने देखिए ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे जो कि बस सब कुछ आपका लिस्ट बना करके आ जाएगा, टेबल के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे किस सब्जेक्ट के आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, या फिर सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, है ना, किस चीज का डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो नीचे भी यहाँ पे जो है दिया गया है। आप क्लिक करके आप डाउनलोड और देख सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे विज्ञान पे करना है तो विज्ञान वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये फटाफट से ये ओपन हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो आप आसानी तरीके से जो है इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसका उत्तर जो है वो नीचे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप नीचे जाएगा देखिए यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया गया है। इसी प्रकार से आप जितने भी सब्जेक्ट के बारे में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि मैथ के बारे में अगर करना चाहते हैं तो मैथ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे मैथ का जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा, क्या क्वेश्चन है ना। तो फटाफट से जल्दी से वेबसाइट पे आइए, चेक कीजिए, है ना, और यहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और लगातार आप जब भी मन करता है आप कहीं भी बैठे रहें, आप गूगल में सर्च कीजिए और फटाफट तरीके से अपना तैयारी कीजिए, है ना, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में, यानी कि समतल दर्पण में जो है वह क्या होता है बाबू, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में जैसे आप बैठिएगा ना, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि समतल दर्पण में
आपका जो है ये यानी क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर आप लोग सभी कोई जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है, ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। जितने भी बच्चे बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब किसके कारण होता है। जब प्रकाश की किरण जो होती है, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से क्या करता है दूसरे माध्यम में जाता है, तब प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। क्या होता है कि प्रकाश का मतलब कि अपवर्तन होता है। तो आप सभी को पता है कि जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न जो है वह काफी शानदार प्रश्न है, जो कि 5वें और 6ठे क्लास का बच्चा भी बता देगा। क्वेश्चन क्या करें कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे क्लोरोफिल वर्णक का रंग आपको तो पता ही है कि ये कैसा होता है, हरा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ये नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कि कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, चलिए कैसा होता है, हरा होता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, फटाफट से करेंगे क्योंकि देखिए 80 प्रश्न है और देखते हैं कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। वैसे तो आपको एग्जाम में 40 ही प्रश्न को सही करके आना है, 80 प्रश्न आपको मिलेंगे, मात्र आपको 40 प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आपको एकदम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है, मतलब कौन सा रोग होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वह कौन सा रोग है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, फटाफट हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग को 80 क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी का मतलब हो गया कि जो अपने आप भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जो अपने आप भोजन को ग्रहण करते हैं वह उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O है ना, और यहाँ पे CO2 होगा, CO2 है ना, क्या होता है। तो इनमें से देखिए सभी होता है, क्या होता है, इनमें से सभी होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथ ही साथ टेस्ट देना चाहते हैं आप तो उसका भी आपको टेस्ट देने के लिए काफी गजब तरीके की बनाई गई है, जिससे अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप होने वाली नहीं है क्योंकि आपकी जो क्लास है आपकी लगातार शुरू कर दी गई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि मिट्टी जो है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो मिट्टी, ऑप्शन जो डी नंबर दिया है मिट्टी, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यानी कि लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, और हमसे जवाब देने, मतलब कि हम जो जवाब दे रहे हैं ना उससे पहले आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस जो दूरी होगी वह क्या होगी। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे अवतल लेंस में पूछेगा तब तो उसका आंसर दूसरा होगा, और उत्तल पूछेगा तो दूसरा होगा, यानी कि उत्तल और अवतल लेंस में दोनों में जो होगा ये अलग अलग मान होगा। तो क्या होगा, अलग अलग, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस आपका प्लस और माइनस का अंतर होता है। जब आप चिन्ह परिपाटी नियम आप पढ़े होंगे तो आपको सारी चीजें पता होगी, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब एकदम आपको मतलब धमाल की मतलब मचा देना है आपका इस परीक्षा में, ठीक है। इस साल की परीक्षा में आपकी एकदम धांसू क्लास चल रही है और धांसू आपका रिजल्ट आएगा। चलिए तो बताइए कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। तो काफी शानदार क्वेश्चन है और इसका शानदार तरीके से आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, तो अगर एक डायप्टर है ना, तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वह 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर बात करते हैं कि अवतल लेंस में क्या होता, तो अवतल लेंस में -100 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उत्तल है तो +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देकर के रखनी है
है ना। तो प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी कि जहां पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही बिल्कुल क्या दिया गया है, सही उत्तर यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार लाजवाब प्रश्न है, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। क्या चीज है, माइनस में 15 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण या फिर लेंस वह क्या होगा, तो आपको बता दें कि वह दोनों का दोनों अवतल होगा। क्यों होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी नियम हम लोग का ये कहता है कि अगर फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है तो वह अवतल ही होगा, वह उत्तल नहीं होगा। तो चिन्ह परिपाटी के नियम हम आपको बता देंगे, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट, ये सोचे मत यार, इसमें कंजूसी नहीं है ना। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कीजिए, तो देरी न कीजिए। चलिए बिल्कुल आगे बात करते हैं, और हमसे बताने से पहले आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है। वाह क्या प्रश्न है, मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु देखिए, एक होती है निकट और एक होती है दूर। तो दूर और निकट में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे निकट में होता है 25 सेंटीमीटर, क्या होता है जी, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे ही अगर दूर की बात की जाती है तो वह अनंत हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूर की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ध्यान से समझिए और जल्दी से शेयर कीजिए, तो फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कॉल करके बताइए, इस लिंक को शेयर कीजिए जिससे कि वो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें और अपने तैयारी को मजबूत बनाए। देखिए क्योंकि आपके पास समय काफी ही कम है। चलिए अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो एक हमारा ट्रिक याद करके रखिएगा कि जो वस्तु को वह देखेगा वही दोस्त होगा। देखिए क्या कह रहे हैं हम, जो वस्तु को देखेगा वही दोस्त होगा, यानी कि कह रहा है कि निकट का वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, इसका मतलब हो गया कि वो दूर की वस्तु को देखेगा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष आपका जो है हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें उल्टा होता है, जहां की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है वही दोष होता है, यानी कि दूर की वस्तु अगर साफ साफ दिखाई देगी तो दूर दृष्टि दोष होगा, अगर नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी तो वह निकट दृष्टि दोष होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे घुमाया गया है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो निकट का साफ नहीं देख सकता है, इसका मतलब हो गया कि वो दूर के वस्तु को साफ देखेगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष यहाँ पे हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न हम सभी का है वह काफी शानदार प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और कितने बच्चों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए उस समय जो उत्पत्ति होती है वह ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, यानी कि ग्लूकोज जो आपका ऑप्शन सी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप समझिए कि एग्जाम में बैठे हैं और आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं, या नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, है ना। चलिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जो कि काफी बढ़िया है और आपने जीके वगैरह में भी इस चीज को पढ़े होंगे आप जरूर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है क्या होती है, तो लीवर होती है। जो लीवर होती है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर यहाँ पे दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और देखिए काफी शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, बहुत बार ये पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा जो रोग होता है वह पनपता है, वो किसके कारण पनपता है। तो आप सभी को पता है कि जो घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की जब कमी हो जाती है ना, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये घेंघा रोग हो जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि अधिकतर अब बहुत कम हो गया है घेंघा रोग, यानी कि आयोडीन की जो है हम लोग सेवन अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि नमक जो है वो हम लोग को जो अब जो नमक मिल रही है वह अच्छे से आयोडीन युक्त मिल रही है ना, यानी कि उसमें आयोडीन की कमी नहीं है, जिसके कारण हम लोग को अब घेंघा रोग नहीं हो पा रही है ना। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था ये सारी चीजें, है ना, यानी घेंघा रोग बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन क्योंकि उस समय जो था वो आयोडीन युक्त नमक नहीं मिल पाती थी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय आयोडीन युक्त नमक ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग को ये रोग नहीं हो पा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि मानव नेत्र में क्या होता है, आपको ये बताना है। किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या फिर
अवतल लेंस होता है या फिर उत्तल लेंस होता है या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो मानव नेत्र होता है ना, उसमें जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उसमें जो है वह उत्तल लेंस होता है। तो ध्यान दीजिए कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको गोला लगाने के लिए आएगा, आपको गोला लगा देना है, ठीक है। आपका ओएमआर शीट मिलेगा जब आप हमारा बुक खरीदिएगा ना, तो मेरी बुक में वो सब चीज दिया गया है ना, इस प्रकार से आपको खंड बांटा गया होगा, सब चीज उसमें एबीसीडी लिखा गया होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए सब चीज दिया गया है ना। तो जाकर के बुक को खरीद लीजिए। चलिए मार्केट से, और आप हमारी वेबसाइट पहुंचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको बताया है डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए गूगल में। ओके चलिए यहाँ पे देखिए, और आप पहुंचिए डीएलएस एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। जो मानव नेत्र होता है यानी कि जो हम लोग का आंख है, वह आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, जो चित्र बनता है, किसी को हम देखते हैं तो कहां पे बनता है? क्या वो कार्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, रेटिना पे बनता है, या फिर पुतली पे बनता है? किस पे बनता है आपको ये बताना है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। तो वो बनता है रेटिना पे। किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो रेटिना जो आपका ऑप्शन सी नंबर दिया गया है, वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, शानदार उत्तर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और सबका जवाब आपको देना है। यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको टोटल जो होगी प्रत्येक सब्जेक्ट के हम 5 मॉडल सेट आपको बताएंगे लगातार, है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5 मॉडल सेट देखिए, अगर एक मॉडल सेट पे अगर 100 क्वेश्चन रह रहा है तो समझिए कि 500 क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और साइंस में ही होता है 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो 80 से आप अगर गुना करते हैं 5 में तो 400 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि साइंस के 400 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गए केवल मॉडल पेपर से। उसके बाद से क्वेश्चन बैंक का आपको सॉल्व कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। और आप हमारे वेबसाइट पे भी जाकर के डाउनलोड करके अपने से भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट दीजिएगा तो काफी बढ़िया रहेगा। ओके अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर प्रदर्शित करता है। जो टिंडल जो प्रभाव है आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना पर प्रदर्शित मतलब कि प्रदर्शित करता है ना, आपको ये बताना है। तो काफी शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से जवाब दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कितने आवेश के बराबर होता है, बस इतना आपको बताना है। बस यही चीज आपको बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन आप और आप जो है इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा ये ऑप्शन देने वक्त जो है पावर छूट गया है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पावर जो है लगना चाहिए, यानी कि 6 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 17 लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा गया है क्या चीज, देखिए 6.25 इंटू 10 का पावर 18, है ना, यानी 18। और ऑप्शन सी में लिखा गया है 1.6 इंटू 10 का पावर 19, यानी कि 19। और डी में लिखा गया है आपका ऑप्शन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19, यानी कि 19, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। 1 कूलम्ब जो होता है विद्युत आवेश वो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, आपको ये बताना है, जो कि काफी शानदार है। और इसका जवाब दीजिए तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25 माफ कीजिएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 होता है, ठीक है। 18 कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है 6.25 इंटू 10 का पावर 18, है ना, आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, सोचिए समझिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह कह रहा है प्रश्न कि 1 अमीटर का परिसर, ठीक है, 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवाइसों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक जो होगा वह कितना होगा, वह क्या होगा, आपको ये बताना। ठीक है, ध्यान से पहले समझिए। कह रहे कि एक अमीटर का परिसर कितना है, 0.3 एम्पियर है। एम्पियर को इसे प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग। इस एमीटर के स्केल पर डिवाइसों की जो संख्या है, डिवाइस कितनी है ना, 30 डिवाइस से जुड़ी हुई है। उस एमीटर का अल्प मापांक जो होगा वह कितना होगा, है ना। अल्प मापांक यानी कि सबसे कम वाला कितना होगा, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आएगा 0.01 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं न्यूमेरिकल वगैरह, ये
18 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो स्पेशल हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे, केवल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कूलम की तरह ये ऑप्शन बी ही क्यों हुआ है ना, ये न्यूमेरिकल का सवाल है। ये सारी चीजें हम आपको सॉल्व करके गणित के मेथड से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार है, तो हर चीज आपको मिलते चले जाएगी, बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने में साफ एकदम कंजूसी नहीं करनी है ना, फटाफट से लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। जो थायरॉक्सिन का श्रवण होता है वह कहाँ पे होता है, और ये क्वेश्चन जो है वह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि काफी शानदार है। और इसका शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। हो जाए थायराइड, क्या होता है, थायराइड होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहे हैं कि मानव में डायलिसिस जो थैली है वह है, मानव में डायलिसिस थैली जो कौन सी है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप बस आप याद कर दीजिएगा, हम आपको सब कुछ बताते हैं चले जाएंगे। ये होते हैं नेफ्रॉन, क्या होती है जी, नेफ्रॉन होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया नेफ्रॉन, वो आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, काफी शानदार क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपने अभिक्रिया जो पढ़े होंगे, तो भोजन का जो पचना होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, आपको ये बताना है। तो देखिए भोजन का पचना जो अभिक्रिया होती है वो उपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, है ना। काफी मजा आ रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो चलिए दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको इस तरह जोड़िए और तब क्लास कीजिए, काफी मजा आएगा, है ना। चलिए आगे है कि विद्युत आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक को बताना है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको शानदार तरीके से जवाब देना है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कूलम्ब को सी से सूचित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सी लिखा, लेकिन ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अतिभारण के समय, जो अतिभारण होता है ना, उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वह होता है, क्या उतना होता है ना, बहुत कम हो जाता है, या अपरिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, आखिर क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है ना। तो फटाफट से बताइए, बिल्कुल। तो 23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है उस समय जब अतिभारण होता है ना, बिल्कुल, तो वो उसका मान जो होता है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो बहुत अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, देखिए ये भी न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम पर, ठीक है, श्रेणी क्रम कर 64 वोल्ट, देखिए 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर जो, ठीक है, विभवांतर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजों को मैं स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे आपको पता होगा तो सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए, ठीक है। आपको आंसर हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल करके आना चाहिए वो क्या आएगा, तो हो जाएगा लगभग 8 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोग को 80 क्वेश्चन करना है तो हम लोग फटाफट करेंगे, समझेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है, जो एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है ये आपको ये बताना है। तो जो काफी शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कि अधिवृक्क से ग्रंथि जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि उससे स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न है हम सभी का कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, या फिर किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, आपको पता ही है, तो किसके द्वारा ये होता है आपको ये बताना है। तो ये देखिए ये होता है ना, ये होता है फूल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये फूलों के द्वारा होता है। आप सभी को पता है कि फूल, देखिए फूल का चित्र बनाने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में, उसमें स्त्रीकेसर, पुंकेसर, है ना, अंकुड़ी, पंखुड़ी, है ना, ये सारी चीजें को आपको जानना होता है बेहतर तरीके से, है ना, तो सब कुछ समझ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे यार, बस आप सब्र कीजिए, सब्र बनाए रखिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलैंगिक जनन संचारित रोग है। अलैंगिक जनन जो संचारित रोग है वह निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें जो 3 ऑप्शन है, गुरिनिया, सिफिलिस, एड्स,
या इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सही आपका सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि का उपयोग जो होता है वह कौन सा होता है? यहाँ पे देखिए डायफ्राम दिया गया, कॉपर दिया गया, लूप दिया है, कंडोम दिया गया, किसका उपयोग होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर जो दिया गया है कंडोम, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्विकल विधि जो होती है वह कौन सी होती है? और यहाँ पे काफी चीजें का ऑप्शन दी गई है और इसमें से क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर होता है ये दो प्रकार से होती है, कॉपर टी का भी उपयोग किया जाता है और स्त्री नसबंदी का भी उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अगर टिक करना होता है, वैसे आपका देखिए यहाँ पे दोनों ये नहीं आ सकता है ना, कह रहे कि जनसंख्या नियंत्रण की स्टोर अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल, ओहो सर्जिकल पूछ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। तो सर्जिकल जब भी अगर आपके पास पूछेगा तो ये स्त्री नसबंदी जो होती है वो होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्जिकल विधि नहीं पूछता है तो कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हम सभी का, 1 सेकेंड, अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आपको ये बताना है क्या होता है। तो हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट उत्तर है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सभी बिंदुओं पे क्या होता है? एक समान होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको फटाफट से क्या कर देना है, इसका इस पे टिक कर देना है। अगला जो प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां जो हाथ होता है, बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वह संकेत किसको करती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वह किसको संकेत करती है आपको ये बताना है। तो देखिए किसको संकेत करती है आप सभी को पता ही होनी चाहिए, बिल्कुल यह हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वो अगला प्रश्न क्या कह रहा था। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? इसमें से प्रबल लवण आपको बताना है कि इसमें से जो प्रबल लवण है वह कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए NaCl, CaCl2 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे CaCl2 BSO4 है ना। चलिए तो इस प्रकार से आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दी गई है तो फटाफट तरीके से आप बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के, वो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है आपको ये बताना है। तो 33 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के, वो मीथेन है। वो कौन सा है? मीथेन है, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका ए नंबर जो दिया गया है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मीथेन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बना लेता है? जो कार्बन होती है और हाइड्रोजन से जब वो संयोग कर लेता है तो क्या बना लेती है? वो हाइड्रोकार्बन बना लेती है। क्या बना लेती है? हाइड्रोकार्बन बना लेती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है वो आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों में को क्या कहते हैं हम लोग? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके 36 कतार को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? उसे हम लोग आवर्त कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल वह ऊपरी मुखी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वह ऊपरी मुखी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है और आपको जवाब बताना है इसका कि विद्युत और चुंबकत्व में घाना संबंध है। विद्युत और चुंबकत्व में घाना जो संबंध है वह है, इसका पता किसने लगा दिया था? यह जो है इसका पता जो है वह किसने लगा दिया था आपको ये बताना है। तो इसका जो पता लगाए थे वह थे ऑर्स्टर्ड ने, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ऑर्स्टर्ड का, वह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है। और प्रश्न देखिए कह रहा है कि जनसंख्या, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है। देखिए यहाँ पे अगर सरल यांत्रिक विधि की बात की जाती है, अगर सर्जिकल जैसे कि हमने आपको बताया तो जो नसबंदी होता है वो किया जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर स्त्रियों द्वारा अपनाई जा रही है तो स्त्रियों द्वारा अपनाई जाती है कॉपर टीका, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सरल यांत्रिक विधि में यानी काफी आसान होता है, तो सरल में अगर आप बात करते हैं तो कॉपर टीका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है वो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न क्या हो रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कि लैंगिक जनन संचारित रोग है ना, हर्पिस है, माफ कीजिएगा, लैंगिक जनन संचारित तो हर्पिस है, आपको किसके कारण, बैक्टीरिया जनित रोग के कारण, वायरस जनित रोग के कारण, या प्रोटोजोआ जनित रोग के कारण, या फिर ईस्ट जनित रोग के कारण। तो लैंगिक जनन संचारित जो रोग होता है ना वो किसके कारण होता है, आप सभी को पता है, काफी शानदार क्वेश्चन आपको बता रहा है, बिल्कुल यह वायरस जनित है, यानी कि ऑप्शन जो कह रहा है आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितने होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा पे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 होता है, टोटल होता है 46, लेकिन जोड़े में बात की जाती है तो 23 जोड़ा होता है, क्योंकि 23 दूनी कितना होती है, 46 होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख, ध्यान से समझिएगा, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। देखिए आप पढ़े होंगे समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग है, असमजात अंग। तो ये कीटों के पंख हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, या किस प्रकार के अंग है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि समृद्धि है, अंग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है, जो परिनालिका होती है उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रदर्शित करता है, या क्या प्रदर्शित करता है आपको ये बताना, चुंबकीय गुण, आकर्षण गुण, प्रतिकर्षण गुण, या फिर विद्युत बल, क्या आपको प्रदर्शित करता है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय गुण को प्रदर्शित कर देता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया चुंबकीय गुण, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वह अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, है ना, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। और इसका जवाब क्या हो जाएगा, बादलों वाले दिनों में, जब बादल घिर जाते हैं तो इस समय हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व जो वह क्या हो सकती है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक को क्या करता है, यह बनाता है, निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, क्या है ये, विलेय है, यह तत्व क्या हो सकते हैं, ये कौन ऐसा तत्व है जो वो हो सकता है आपको ये बताना है। तो ये जो तत्व हो सकता है वो हो सकता है कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप हो जाता है, क्यों लेप हो जाता है, टीन का जो लेप हो जाता है क्यों। जो खाद्य पदार्थ के डिब्बों जो होते हैं वो देखे होंगे टीन, जैसे कि आप बहुत जगह देखे होंगे जो खाद्य पदार्थ वाले जो मिठाई वाले जो डब्बे होते हैं उसमें टीन वाले को लेप किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वह टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाता है। टीन की अपेक्षा जो जिंक क्या होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। और देखिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम जो होता है वह सुचालक होता है ना। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि एजी होता है, क्या होता है जी, एजी होता है ना। चलिए
आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि ईथन का आणविक सूत्र, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखिए कभी कभी ऐसा होता है टाइपिंग करते करते मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ईथन का आणविक सूत्र C2H, यहाँ पे 6 होगा। क्या होगा जी? C2H6 है। इसमें से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे C और H दिखाई दे रहा है, वहां पे C2 और H6 यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ईथन का आणविक सूत्र C2H6 है, जिसमें क्या होता है, 6 सहसंयोजक अबंध होते हैं, या 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं, या फिर 8 सहसंयोजक अबंध होते हैं, या फिर 9 सहसंयोजक अबंध होते हैं। क्या होते हैं आपको ये बताना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आपको बढ़िया तरीके से जवाब देनी है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह 7 संयोजक अबंध होते हैं यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न जो है हम सभी का वो क्या कह रहा है, और अगले प्रश्न का आप लोग शानदार तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो होता है, कौन सा यौगिक, माफ कीजिएगा, कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से क्या जो है वह ईंधन के रूप में हम लोग उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एथेनाइल अम्ल है, या फिर इनमें से सभी है। क्या चीज है वो? तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, इसका हो जाएगा इथेनॉल है। वो क्या है? इथेनॉल है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है हम सभी का काफी बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न देखिए कह रहा है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम क्या करते हैं, उपयोग में ला देते हैं, उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका बढ़िया तरीके से जवाब आपको देनी है, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा वह? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है वह आवश्यक क्या है, आपको ये बताना है। तो यह हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो फटाफट से इसे क्या कर देना है, फटाफट तरीके से इसका क्या कर देना है, टिक कर देना है, गोल आपको लगा देनी है। ओके चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले अभी तक जितने भी बच्चे कंजूसी किए हुए हैं, लाइक वीडियो को नहीं किए हुए हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बाद में इसके डाउनलोड करके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, है ना। अगर आप तैयारी वहां से कर लेते हैं सब कुछ, तो फिर आकर के एक बार आप टेस्ट के जरिए जिस प्रकार से कर रहे हैं, 1-2 बार आप वीडियो जरूर देखिएगा ना। कोशिश कीजिएगा कम से कम 2-3 बार वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको पूर्ण रूप में याद हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि एक ही चीज को आप बार बार पढ़ते रहें, फिर आप जब आपके एग्जाम आपको आ जाएगा, है ना, तो आपको एग्जाम देना हो तो फिर आपको पता चलेगा अरे यार पढ़े ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जो जीन शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था, बतलाया था, आपको ये बताना है। बस आम भाषा में बस आप यही समझिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, क्यों जोहानसन ने किए थे। कौन किए थे? जोहानसन ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर जो दिया गया है वह आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मेंडल ने एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण जो है उन्होंने बौने पौधे के जिनके सफेद पुष्प थे से करा दिया। इसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा क्या जा सकता है कि लंबे जनक के पौधे की आवश्यकता की जो रचना थी वह किस प्रकार से थी, आपको ये बताना है ना। यहाँ पे दी गई है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका दी गई है ऑप्शन सी नंबर, वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि कैपिटल टी, उसके बाद से स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू आपका दिया गया यहाँ पे, देखिए ऑप्शन सी नंबर में जिस प्रकार से दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम सभी का कि समजात अंगों के उदाहरण जो है वह कौन सा है। हमारा हाथ आता कुत्ते के अग्रपात, यानी कि कुत्ते का अगले वाला पैर, तो हो जाएगा समजात अंग हो जाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता जो है सबसे अधिक होती है। देखिए कह रहा है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता सबसे अधिक किसमें होती है। और ये देखिए क्वेश्चन काफी आसान तो वैसे लग रहा है, लेकिन काफी बच्चे इसे गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वे क्या करते हैं कि चिंपैंजी पे आंसर पे टिक लगा देते हैं। क्या करते हैं वे चिंपैंजी पे लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर चिंपैंजी नहीं होगा। ये चिंपैंजी जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत उत्तर है। तो होगा क्या सर, बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग को समानता पूछ रही है, तो
तो ये चीन की विद्यार्थी होगा, न कि चिंपैंजी होगा, यानी कि ऑप्शन होगा ए नंबर। ओके, आप एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़िएगा तो वहां पे इस चीज को दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है और जवाब देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इनमें से जो है वो कौन जो है जैव अनिम्नीकरण जो है अनवीकरणीय, माफ कीजिएगा, कि अनवीकरणीय जो है आपका पदार्थ है। निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय जो है आपका पदार्थ है, आपको ये बताना है। 55 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है निम्न में से जो है वो कौन नहीं है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर, माफ कीजिएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, कह रहे कि हमारे शरीर के पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, जो कि सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये आपका पहला ही चैप्टर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 7.0 से लेकर के 7.8 परास के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका ऑप्शन बी नंबर दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तो अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस, ठीक है, उत्सर्जित होगी जब धात्विक जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन ऐसी गैस जो है वो उत्सर्जित होगी, यानी कि उत्पन्न होगी जब धातुएं जो है वह जल के साथ जब अभिक्रिया करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कि वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को ही शानदार तरीके से जवाब आपको देना है, तो बिल्कुल हो जाएगा कि वैद्युतीय संयोजी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, शानदार तरीके से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वह क्या होता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस और MgHCO3 के होल ट्वाइस। क्या होगा यहाँ पे संगमरमर का जो सूत्र होता है ये आपको बताना है कि क्या होता है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। वैसे CaCO3 जो है आपको यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, यानी कि जो 3 है वो नीचे होगा सब में, ठीक है, 2 होगा भी नीचे होगा, लिखते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न में से क्या कह रहा है कि कॉपर चूर्ण, ध्यान समझिएगा, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह का कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग जो होता है वह कैसा होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग जो होता है वह कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वह काला होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O, है ना, में किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पे अपचयन जो है वह किसका हो रहा है आपको ये बता रहा है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आप बताइए, सोच समझ के देखिए, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल CuO का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उपचयन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह कम हो जा रहा है यहाँ पे आकर के, है ना, तो क्या हो जा रहा है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ओके, चलिए तो एक चीज याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसमें उपचयन होगा, जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होगी यानी कि कमी होगी वो अपचयन होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जा रही है जब यह अभिक्रिया हो रही है। तो आगे बात करते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन जो परत है वह पाई जाती है, आपको किसमें पाई जाती है आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये पाई जाती है एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ये रहा स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला के बारे में आप पढ़े हैं, काफी छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं आहार श्रृंखला के बारे में। तो आहार श्रृंखला में जलीय आहार श्रृंखला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए फटाफट से। बिल्कुल यहां से आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, कि शैवाल जो होते हैं वो जलीय कीट, शैवाल से जलीय कीट, यहाँ पे तीर का सिंबल होगा, शैवाल, शैवाल से जलीय कीट, जलीय कीट से जो कीट होते हैं उसे मछली इसको खा जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना हो सकता है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। जो पीएच से क्वेश्चन उठते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नीले को लाल कर देना, लाल को नीला कर देना, पीएच का कितना वैल्यू होता है, ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपके सामने क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है, ठीक है, इसका पीएच जो होगी वह संभवतः कितना हो सकती है। देखिए जब लाल को वह नीला कर देगा, है ना, तो वह आपका हो जाएगा 10, यानी कि 7 से अधिक। लेकिन जब वह ये नीला को लाल कर देता है तो हो जाती है अम्ल, यानी कि 7 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाल को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और काफी बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है। काफी बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा जो अवलोकन है वह बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, वह क्या है आपको ये बताना है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा कि सिरका सी गंध देती है, या क्या करती है, यह सिरका सी गंध दे देती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न जो होगी वह हम सभी का क्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का जो रंग हो जाता है वो कैसा होता है। जो अल्कोहल में अगर उबली पत्ती पर आयोडीन हम लोग डाल देते हैं, आयोडीन की विलयन डाल देते हैं, तो कुछ बिंदु डालते हैं, कुछ बूंद डालते हैं उसको, तो उसका जो रंग हो जाता है वह रंग किस प्रकार से हो जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि नीला और काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो ऐसा समूह है जो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि फलों के जो छिलके होते हैं, केक होते हैं, नींबू का जो रस है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कोयला पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। काफी मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है वह अनविकरणीय है, यानी कि एक नवीकरणीय होता है, एक अनविकरणीय होता है, तो आपका हो जाएगा ये अनविकरणीय है, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है वह कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो भूतापीय ऊर्जा है वह आपका होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सौर ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो कौन होते हैं, भूतापीय ऊर्जा होती है। ओके, और प्रश्न देखिए हम सभी क्या कह रहे हैं कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वह कितना होता है। देखिए उदासीन विलयन आपको सबसे पहले हम समझा दें, एक होता है अम्ल, दूसरा होती है क्षारक या क्षार, ठीक है, और उसके बाद होता है एक उदासीन, ठीक है, उदासीन होती है, यहां पे लिख देते हैं फिर से, अम्ल, क्षार, उदासीन। अब देखिए अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षार का वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और यहाँ पे जो उदासीन होता है वह 7 के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ रहा होगा यार। अभी तक जो भी बच्चे कंजूसी करना लाइक नहीं किया फटाफट से कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, इसमें से लवण कौन है, ठीक है, आपको ये बताना। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, K2SO4 होता है जी, K2SO4 होता है, यहाँ पे ए लिखा गया, K2SO4 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो K2SO4 है, क्योंकि आपका HCl जो है आपको पता ही है कि यह अम्ल है, NaOH जो है आपका क्षारक है ना, तो K2SO4 क्या है, आपका लवण है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, और एक चीज याद रखिएगा कि अम्ल प्लस में जो आपका क्षार होती है, यह अभिक्रिया जब करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है। क्या करती है, लवण और जल का निर्माण करती है, ठीक है। ये बात याद रखिए क्योंकि काफी जगह ये पूछ दिया जाता है, तो काफी बच्चे का पता नहीं होगा, तो ये बात को याद करके रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह अधातु है। अधातु कौन है, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम। तो धातु की बात करते हैं तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। यहाँ पे से जो उपधातु है यहाँ पे क्या दिया गया है ना, क्या होगा,
आपको ये बताना है जिंक, कैल्शियम, गैलियम या कार्बन, यहाँ पे क्या होगा आपको उपधातु का नाम बताना है। तो यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 80 क्वेश्चन करना था हम लोग को, जिसमें से हम लोग लगभग 74-75 क्वेश्चन अब हम लोग आ चुके हैं। चलिए तो हम लोग को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको पढ़ा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। काफी ज्यादा मेहनत लगने के बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि मेहनत जब हमारा भी लग रहा है, आप भी पढ़ाई कर रहा है, तो कुछ भी आपको पढ़ा दे बता देना और एक ही पीडीएफ को बार बार पढ़ाए, ऐसा भी ना, है ना, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर नहीं, ऐसा नहीं। जो आप पढ़े हैं बढ़िया से पढ़िए और जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही सभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण का आधार जो होती है वो क्या होती है। मेंडलीव जो थे उसके आवर्त वर्गीकरण, जब वो वर्गीकरण किए तो उनका वह आधार जो था वह क्या था, वो परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु त्रिज्या के या फिर परमाणु घनत्व के, वह क्या चीज किए थे। तो आपको बताना चाहिए कि वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वो चलते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न में सभी क्या कह रहा है कि आबंध बनते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या हो जाते हैं। आबंध जो है उस समय जब बनता है तो अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करना शुरू कर देती है, तब यह विद्युत के क्या हो जाते हैं, क्या धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होती है, सभी कथन सत्य है। क्या होगा इससे, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है ये आपको बताना है, ये प्रवृत्ति जो होती है वह क्या होती है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की एक समान होती है। क्या होती है जी, तो एक समान होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम सभी का, प्रश्न कह रहा है काफी शानदार कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त सभी अभी तक अधूरा है, यानी कि अभी पूरा उसे नहीं किया गया है। आवर्त सारणी में आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कौन ऐसा आवर्त है जिसे अभी तक क्या किया नहीं गया है, उसे पूरा नहीं किया गया है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर की 7वां आवर्त जो है उसे अभी पूरा नहीं किया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। जो कुटपाद होता है वह किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम, यूग्लिना या फिर अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, आपका सी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है इसका जवाब दीजिए। और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब पे फटाफट से क्लिक कीजिए, उसके बाद से लाइक कीजिए और इसको फटाक तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है व्हाट्सएप वगैरह या पे टेलीग्राम वगैरह पे तो उसको फटाक से ना कॉल कीजिए और उसको बोलिए कि क्लास चल रही है यार, जल्दी से कीजिए नहीं तो काफी देर हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। और आप देखिए इसे आप जाकर के हमारे वेबसाइट पे डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, ठीक है, डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आप जाकर के उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट मॉडल पेपर हर एक चैप्टर का बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया अंक से पास होइए। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 18 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन आप कीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, सुबह में या फिर शाम में। प्रकाश संश्लेषण, तो आपको एक चीज पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वह सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य तो रात में दिखाई देता नहीं है तो फिर होगा कैसे, है ना। सुबह में सूर्य तो निकलता है उस समय, है ना। सूर्य सुबह, देखिए सुबह कब होता है, जब सूर्य को न निकल रहा है। देखिए सूर्य जब निकल जाता है तो अब दिन में वो चला जाता है ना। तो ये क्या कब होता है, दिन में होता है, जब सूर्य निकलता है ना, दिन में होता है। सूर्य उपस्थित रहता है तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और आप हमारा बुक नहीं करते हैं, मॉडल पेपर का हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, तो जाइए और डीएलएस एजुकेशन का, ठीक है, बोलिएगा कि डीएलएस एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमको बुक चाहिए। आपको मार्केट में आपके दुकान में मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे भी आपको जो है किताब वगैरह बिकता है वहां पे मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजन का, आप उस पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं, खरीद सकते हैं। या फिर मंटू सर भी बोलेंगे ना, बिल्कुल आप जाइए मार्केट में और मंटू सर बोलेंगे कि सर मंटू सर के द्वारा जो तैयार किया गया है बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बुक, ठीक है, वो हमको किताब चाहिए, ठीक है,
वह बुक हमको चाहिए, वो किताब हमको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, काफी उचित मूल्य पे मिलेगा। लगभग 100 रुपया से कम का ही मिलना चाहिए, लगभग 100 रुपया। देखिए दुकान पे डिपेंड करता है कितने को बेचेंगे, हम लोग का दूसरा प्राइस है और वो लोग लेकिन लमसम 100 रुपया तक मिल जाएगा। वैसे आपको बुक पे 200 रुपये आपको प्राइस होगा, यानी कि कभी भी आपको 150-200 से कम ही में मिलेगा यार, 150 से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि लगभग 100 रुपया ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।